भाई इंडिया में एक्सपर्ट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, राह चलते यहां पर हर कोई एक्सपर्ट बन के आ जाता है। अब तुमको बहुत सारी स्टॉक टिप मिलती है, यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाता है, भाई ये स्टॉक ले लो, ये बहुत सस्ता है, ये भागने वाला है, ये करोड़पति बना देगा। इंस्टाग्राम खोलते हैं तो कोई वहां पे आता है 10 रुपए के अंदर आपको पेनी स्टॉक मिलेंगे, 5 बता रहा हूं, इनको ले लो, अगले 5 साल में करोड़पति। कोई भी कुछ भी बोल जाता है। तो ऐसे में अपने को तो समझना चाहिए। अब क्या होता है ना भाई, मेरे को ना, मैं वीडियोस बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ, स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। अब मेरे को डीएम में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे पंप एंड डंप स्कीम वाले बोलते हैं भैया हम तुमको पैसे दे देंगे, हमारे स्टॉक को प्रमोट कर दो। ऐसे में क्या होता है, अगर एक आध दिन मेरा दिमाग सटक गया, मेरे को पैसे लग रहे और मैंने, लोग तो मेरे पे भरोसा करते हैं, और मैंने पैसे लेके उस स्टॉक को प्रमोट कर दिया, लोग तो भरोसे में भाई पलाश भाई ने बोला अच्छा ही होगा, ले लिया, डूब जाएंगे ना पैसे। अभी मैं उतना हरामी आदमी हूं नहीं, मैं अच्छा आदमी हूं, लेकिन हर कोई तो अच्छा नहीं होता ना भाई। और यहाँ पर मार्केट में पंप एंड डंप्स चलते रहता है। इसीलिए मतलब आत्मनिर्भर भारत, अब हमको सशक्त बनना पड़ेगा ना, हमको खुद को एनालाइज करते आना चाहिए, क्या स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक हमारे लिए गलत है, सही है, ये समझना पड़ेगा। और इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस की। अब ये आपको सिखाएगा कि क्या जो कंपनी है, हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसमें सही में दम है या फिर बस ये ऐसे ही चूतिया बनाया जा रहा है। तो ध्यान से वीडियो को समझना, और मैं कसम से बता रहा हूं, ऐसा खाली पीली में मेरा वीडियो तुम देखो मत। एक नोटबुक लाओ, पेन पकड़ो और लिखते बैठो जो मैं आपको बता रहा हूं। एक वीडियो में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सड़क से लेके स्टार बना दूंगा भाई, कसम से बता रहा हूं। मतलब तुमको इस वाले वीडियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशो, पूरा गेम समझ में आ जाएगा, कैसे एनालाइज करना है वो समझ में आ जाएगा। ज्यादा चकनस में करूंगा नहीं, सीधा हम वीडियो में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने को करना क्या पड़ेगा, किसी भी स्टॉक को मान के चलते, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टॉक अपने पास में है, अपने को इसको एनालाइज करना है। तो उसमें दो एनालिसिस होती है। पहला तो फंडामेंटल, मतलब बिजनेस का स्टेटस क्या है, बिजनेस के रेशोस क्या है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये हो गया फंडामेंटल्स। बाद में उसका प्राइस एक्शन, उसके चार्ट कैसे है, चार्ट में कौन सा पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। पहले आज अपन फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे, फिर टेक्निकल समझेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना अभी अगर आपने नहीं करा है तो, और हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें आराम से मिलेगी, सब चीज आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एनालाइज क्या करते हैं, पहले हम एनालाइज करेंगे इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री का रिलेवेंस क्यों है मैं आपको बताता हूं। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। देखो, इंडस्ट्री एनालिसिस करने से हमको यह पता चलेगा कि क्या इंडस्ट्री ग्रोइंग है या फिर नहीं। तो इसमें हमको एनालाइज करना पड़ेगा CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इससे हमको यह समझने को मिलेगा कि इंडस्ट्री आगे ग्रो कर रही है या फिर नहीं। एग्जांपल के साथ समझेंगे, एकदम इजी। अब देखो, इंडिया में गवर्नमेंट का फोकस है कि अपने को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो रिन्यूएबल वाला जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो ग्रोइंग है। तो हर साल दर साल उसके कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि हर कोई अभी सोलर पैनल लगा रहा है, विंड एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो हमको ऐसे इंडस्ट्री में फोकस करना चाहिए। दूसरी एक इंडस्ट्री हो गई जो इंडस्ट्री खत्म ही हो रही है। अब जब रिन्यूएबल सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, रिन्यूएबल सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, पावर जनरेशन बढ़ेगा, तो कोल वाली इंडस्ट्री, थर्मल पावर वाली इंडस्ट्री वो खत्म हो जाएगी। तो जो कंपनियां सिर्फ थर्मल पावर पे ही काम करेंगी, हमको उनके साथ में नहीं जाना है, क्योंकि डूबता हुआ सूरज है भाई, प्रॉफिट तो होगा नहीं। अब वो बात अलग है कि ये थर्मल पावर वाले आगे आके अपना रिन्यूएबल वाला कोई हैंड ला ले, तो वो बात अलग है। पर कोई कंपनी अड़ी हुई है कि भाई मैं इसी में रहूंगा, इसी इंडस्ट्री में रहूंगा, तो उसमें हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये सिंपल सी बात है, अपने को इंडस्ट्री को एनालाइज करना पड़ता है, उसके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को एनालाइज करना पड़ता है। दूसरी बात भाई, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा। बिजनेस एनालिसिस में हम ओवरऑल बिजनेस को समझेंगे, कौन क्या बनाती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड्स क्या है, कितना बिकता है, ग्राउंड लेवल पर क्या इसका क्वालिटी वगैरह सब कुछ है। तो ये हो गया बिजनेस एनालिसिस। उसके बाद में हम देखेंगे भाई रेशियोज, रेशियोज का मतलब पता है, पीई रेशियो हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो हो गया, मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो हो गया। इन सबको सीखेंगे अपन। तो इन सारे रेशियोज को अपने को एनालाइज करना पड़ता है, जो कि हमको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, बिजनेस के परफॉर्मेंस को समझाते हैं। उसके बाद में भाई ये बहुत बढ़िया है, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। अभी मान के चलो इंडस्ट्री ग्रोइंग है, बिजनेस भी तगड़ा है, रेशियोज भी तगड़े हैं, लेकिन वैल्यूएशन खराब है। मतलब समझ रहे हो, एप्पल तो हेल्दी है भाई, एप्पल बहुत बढ़िया है, एप्पल को खाओगे तुमको बीमारी नहीं होगी, 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन ठीक है, पर वो एप्पल की कीमत 10 रुपए होनी चाहिए, कोई तुमको 500 में बेच रहा है,
उसका वैल्यूएशन सही नहीं ना यार। तो वैल्यूएशन हमको समझना पड़ेगा, किस बेसिस पर हम इसको समझेंगे, कौन से मैट्रिक्स होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब एक और चीज अपने को देखना होता है, SWOT एनालिसिस। ठीक है, SWOT क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, अब ये सारी चीजें समझेंगे। स्ट्रेंथ मतलब कंपनी के पास में क्या स्ट्रेंथ है, उसका बिजनेस का मोट क्या है। समझ रहे हो? मोट यानी समझ रहे हैं ना, क्या बिजनेस मोनोपोली है, अगर कोई कंपनी मोनोपोली है तो उसका उसमें स्ट्रेंथ हो गया। पेंट बिजनेस में अभी एशियन पेंट पूरा मोनोपोली तो नहीं है, पर एक मोनोपोली हम इसको मान के चलते हैं। फेविकॉल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एडेसिव में मोनोपोली होल्ड करती है, तो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस क्या है? अब वीकनेस कोई, जैसे हम टाटा मोटर के केस में लेते हैं, उसकी वीकनेस क्या है कि उसके जैगुआर लैंड रोवर की सेल जो है गिर रही है। ओला की वीकनेस क्या है? ओला की वीकनेस है, भावेश अग्रवाल, मजाक कर रहा हूं, ओला की वीकनेस है उनकी बिल्ड क्वालिटी, जो मतलब अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं भाई, किसी ब्रांड के ऊपर है ना। तो वीकनेस तुम समझो, हमको सिंपल से समझ में आता है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर करेंगे, वीकनेस समझ में आई। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपॉर्चुनिटी मतलब अपने को आगे कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हम समझते हैं रिन्यूएबल सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल कंपनीज के लिए कि गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ाने वाली है, जिससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, सिंपल। अभी थ्रेट क्या है? थ्रेट यानी धोखा। धोखा है भाई, मतलब कौन सी इंडस्ट्री को धोखा है, किस चीज से धोखा है, कंपनी का क्या थ्रेट बन सकता है बड़ा, जैसे कि ओला के लिए भावेश अग्रवाल। तो ये इन सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा, जिससे हमको कंपनी का एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलेगी। अभी हम आते हैं वीडियो के प्रैक्टिकल पार्ट में। तो मैंने एक कंपनी चूज किया हूं, मोटा भाई। तो अभी हम आते हैं वीडियो के प्रैक्टिकल पार्ट में। तो यहां पर मैंने कंपनी सिलेक्ट किया हूं मोटा भाई की, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब इसका मैं यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, मेरे को कोई डेटा अच्छा लगेगा उसको अच्छा बोलूंगा, बुरा बोलूंगा। अब ये सेबी वालों ने ना बहुत बड़ा पंगा कर दिया है, मतलब कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है ना जो स्टॉक की टिप देते फिरते बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना लाइसेंस के, तो उनकी वजह से हम पढ़ाने वालों का भी थोड़ा हालत टाइट है। तो इसको कोई टिप विप मत समझना, मैं बस आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा रहा हूं। तो रिलायंस की कंपनी है मोटा भाई की, कुछ लोगों को बिजनेस पता होगा, नहीं पता है तो आप ये स्क्रीनर की वेबसाइट पर आ सकते हो, यहां पर आपको फंडामेंटल डेटा मिल जाएगा। कोई स्पॉन्सर नहीं भाई, ये पैसे नहीं दे रहे, मतलब दे देंगे तो अच्छी बात है, पर पैसे ये देते नहीं वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पर आते हैं, रिलायंस का बिजनेस समझना है, पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो अब यहां पर आप इनका की पॉइंट्स देखो पहले। ठीक है, अब ये रेवेन्यू 57% रेवेन्यू कहां से आता है इनका? ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से। ठीक है, अब ये रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि ओवरऑल सेल्स, मतलब मैंने कुछ मैन्युफैक्चर करा तो वो जितना भी बिकता है, उसका जितना भी पैसा मेरे पास में आता है वो होता है सेल। अब वहां से खर्चा वर्चा कटेगा, फिर प्रॉफिट अपने को आता है, इतना आपको पता है। ठीक है, तो ये 57% 100 में से 57 जो है रेवेन्यू है, वो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से आता है। फिर आगे हम देखते हैं भाई, रिटेल सेगमेंट से भाई 23% रेवेन्यू आता है। तो ये सारी चीजें हमको यहां पर पढ़ना है। अब ये चीजें मैं आपको सिखा नहीं सकता भाई, क्योंकि ये सारी चीजें बिजनेस जो है हर कंपनी का अलग रहता है। तो यहां पर बेसिक जो चीजें, जो टर्म्स है हमको सीखना पड़ेगा, जिससे हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, वहां पर आते हैं। तो अब यहां पर फंडामेंटल्स देखो, अब एक एक चीज हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या बताता है? मार्केट कैप का मतलब है इसका विस्तार, मतलब कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझते हैं। अब मार्केट कैप ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, सवाल ये बनता है ना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये हमको ज्यादा कुछ नहीं बताता, ये कंपनी कितनी बड़ी है ये बताता है। जो कंपनी छोटी रहेगी, जिसके प्रॉफिट रेवेन्यू कम रहेंगे, उनका मार्केट कैप जो है, विस्तार जो है, वैल्यूएशन जो है वो कम रहेगा। अब जो कंपनी छोटी है उसके पास में स्कोप है बड़ा बनने का, मतलब कोई छोटा है तो वो बड़ा हो सकता है। जैसे हम हाइट से समझते हैं, कोई बच्चा है भाई, उसकी पीक हाइट जेनेटिक्स में है 6 फीट की। ठीक है, तो वो छोटा सा है तो वो बड़ा हो सकता है, पर कोई ऑलरेडी अपने पोटेंशियल पर पहुंच चुका है, मतलब 5.5 की हाइट पर पहुंच चुका है, तो उसके पास में 6 फीट तक ही उसका पोटेंशियल है, तो वो ज्यादा नहीं भाग पाएगा। अब इंडस्ट्री जितनी बड़ी है उतना बड़ा ही कंपनी का मार्केट कैप हो सकता है। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं करेगी तो मार्केट कैप बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। अब देखो इंडिया में जो कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा, जो कंपनीज छोटे देशों में है, क्योंकि वहां पर कंज्यूमर कम है। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब किसी भी सेगमेंट में कोई छोटी कंपनी है ना, उसमें थोड़ा हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है, क्योंकि उनकी मार्केट कैप छोटी होती है, मतलब ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट कैप को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये करंट प्राइस। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, यह है उसके स्टॉक का प्राइस, कितने रुपए का वो स्टॉक है, ये हमको इससे समझ में आता है। अब यहां पर हाई लो आपको मिल जाएगा, तो ये टेक्निकल्स का पार्ट है, तो अपन इसमें नहीं जाते। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इस पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको वैल्यूएशन एनालिसिस में समझेंगे। अभी है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है?
अब बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान के चलो कोई कंपनी जो है, अगर मैं किसी कंपनी का एक शेयर होल्ड करता हूं, मान के चलो मैं रिलायंस का एक शेयर होल्ड करता हूं, और अगर मान के चलो कि कंपनी आज ही अपने ऑपरेशंस को बंद कर देती है, तो मैंने एक शेयर खरीदा कितने का, 1245 रुपए का, 1245 रुपए का मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, और कंपनी आज बंद हो जाती है, तो कंपनी के जितने भी एसेट पड़े हैं ना, कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी पैसा पड़ा है, कैश रिजर्व जो पड़ा है और एसेट जो है, उनको बेच के कितना पैसा निकाला जा सकता है। मतलब रिलायंस आज बंद हो जाती है तो मेरे को, मतलब क्योंकि मेरे पास एक शेयर है, मतलब मैं कंपनी की ओनरशिप जो है मेरे पास में एक शेयर की, तो उसके लिए मेरे को 1200 रुपए के शेयर के बदले 606 रुपए यहां पर बुक वैल्यू है, तो ये मेरे को मिल जाएगा। बेसिकली बुक वैल्यू का मतलब ये होता है। तो बुक वैल्यू बेसिकली ये है कि मैं 1200 रुपए का शेयर लेता हूं तो लगभग 606 रुपए इस स्टॉक में मेरे सिक्योर्ड है। मतलब कोई भी हालत में मेरे को अभी के टाइम पर जो कंपनी के पास में एसेट है, कंपनी के पास में कैश रिजर्व्स है, उसके चलते मेरे को 606 रुपए आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद में हमको देखने को मिलता है डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब ये होता है, अब सबसे पहले तो हम डिविडेंड समझते हैं। अब डिविडेंड का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट का हिस्सा। मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, अब ये कंपनी साल का कमाती है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए कंपनी ने साल का कमाई। अब मैं हूं और मेरा एक दोस्त है जो भाई लगभग हम क्या मानते हैं कि साल का 100 रुपए कमा रहे हैं, तो मेरे पास में इक्विटी है इस कंपनी की 50%, और मेरा कोई दोस्त है उसके पास में इक्विटी है 50%। अब साल का 100 रुपए तो कमाया, अब यहां से अपने को क्या करना है, अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ाना है। तो मैं यहां से, हम बोलते हैं कि यहां से 100 रुपए में से अपन लगभग जो 60 रुपए है ना, ये 60 रुपए अपना रिजर्व में डालते हैं। अब रिजर्व में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि कंपनी को चलाना है तो पैसा लगेगा ना, तो रिजर्व में मैंने 60 रुपए डाल दिया, ठीक है, हमारी कंपनी में। कंपनी का नाम है भाई पलाश बुपचे लिमिटेड, मान के चलो भाई हाइपोथेटिकल है, ठीक है, तो पलाश लिमिटेड यहाँ पर कंपनी का नाम है। 60 रुपए रिजर्व में गया, बचा 40 रुपए। अब हमको भी तो कुछ चाहिए ना भाई, साल भर तो हमने कंपनी चलाई, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, 50% की इक्विटी है, तो इक्विटी के हिसाब से क्योंकि मेरे पास 50% की इक्विटी है, तो ये 40 रुपए का हम डिविडेंड बांटेंगे, और 20 रुपए आएंगे मेरे जेब में और मेरे दोस्त के जेब में आएंगे 20 रुपए, ठीक है, बेचारे के पास में 20 रुपए आ जाएंगे क्योंकि उसके पास में 50% इक्विटी है। अब ये इक्विटी 50% की तो हमें ब्रॉडर लेवल पे मिलती है, पर शेयर्स में अपन जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में इक्विटी होती है, शेयर्स के फॉर्म में इक्विटी डाइल्यूट की जाती है। और जैसे मेरे पास में एक शेयर की भी इक्विटी है, तो एक शेयर पर हमको लगभग 40% का यहां पर डिविडेंड देखने को मिलेगा। अब मान के चलो कि रिलायंस ने कुछ पैसा कमाई, तो वहां से कुछ पैसा जो है वो रिजर्व में जाएगा, बिजनेस में लगेगा, और बचा हुआ पैसा जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है वो इसके इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। तो यहां पर बेसिकली ये डिविडेंड यील्ड हमको ये बताती है कि मैं यहां पर अगर स्टॉक में लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो 1 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो इसका 0.40% जो है अमाउंट जो है वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कितना मिलता है तुम कैलकुलेशन करो, इतना मेरे को मैथ आता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली डिविडेंड यील्ड। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेगुलर रिकरिंग इनकम आपको साल का मतलब क्वार्टर्स के हिसाब से मिलती रहती है, तो थोड़ा बहुत जेब में पैसा आता रहेगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं आरओसीई, ठीक है। आरओसीई देखने से पहले अपन देखेंगे आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी पैसा उठाती है इन्वेस्टर्स से, तो जितना भी पैसा उठाया जाता है ना इक्विटी के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन, और उसके चलते जितना भी पैसा निकल के आया है उसके ऊपर ये एक साल का कितना रिटर्न बना के दे रही है। मतलब इक्विटी कैपिटल कितने परसेंट से साल दर साल कंपनी ग्रो कर पा रही है, उसके इन्वेस्टर्स का पैसा कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है। तो यहां पर जो इक्विटी कैपिटल है वो निकल के आ रही है 9.25% की ग्रोथ, जो कि कंपनी के बिजनेस के हिसाब से बढ़िया है। अब ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ज्यादा होना चाहिए तो ये ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना बेहतर, ठीक है। बाद में देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न तो अपने को समझता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस ऑपरेशंस में जो पैसा एम्प्लॉयड रहता है, जो फंसा हुआ रहता है, वो किस परसेंट से ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर हमको रिटर्न कितने परसेंट का मिल रहा है। तो ये है भाई 9.61% का, ये भी जितना अच्छा उतना बेटर क्योंकि रिटर्न है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली ये सारी चीजें। अब मैं डेट टू इक्विटी रेशो आपको समझाऊंगा, पी रेशो हर कोई आपको समझाता नहीं, पर मैं खुद यहां पर मेरा पर्सनल ये है भाई एनालिसिस का, तो मैंने यहां पर ऐड करके रखा हूं। डेट टू इक्विटी रेशो, डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा, ठीक है। कंपनी जो है इक्विटी कैपिटल लेती है, डेट कैपिटल भी लेती है, तो डेट टू इक्विटी रेशो इनका कितना है, मतलब कंपनी जितना कंपनी के ऊपर कर्जा है ना, डेट है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी से, ठीक है।
अब डेट कैपिटल जो होती है वो रिस्की होती है, इक्विटी कैपिटल जो होती है वो बढ़िया होती है। तो इसका मतलब क्या है, डेट कैपिटल जो है कम होना चाहिए, बेसिक लॉजिक, और इक्विटी कैपिटल जो है ज्यादा होना चाहिए। अब डेट कैपिटल कम होना चाहिए, इक्विटी कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कोई ऊपर की वैल्यू जो है, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर हमको कम करनी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो कम ज्यादा करनी है, तो इसका जो रिजल्टेंट हमको देखने को मिलेगा ना वो कम होगा। मतलब ये जितना कम होगा उतना बेहतर है, डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम उतना बेहतर। और बेसिक आपको मैं वैल्यू बताता हूं, ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, ये भाई लेस देन 1 होनी चाहिए तो बेहतर है। ये 1 के ऊपर है तो कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, और यहां पर रिलायंस काफी सालों से अपना बिजनेस कर रही है, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना वो भाई बैलेंस्ड है, मतलब ये बढ़िया है, ठीक है। अब पीई रेशियो मैं आपको इस वीडियो में डेफिनेटली नहीं समझाने वाला हूं, क्योंकि आपको पहले पीई रेशियो ही समझना जरूरी है, और ये एडवांस्ड आ जाता है, उसमें हमें अर्निंग का सारा चीजें लाना पड़ता है, तो ये हम आगे थोड़े एडवांस क्लासेस लेंगे ना उसमें समझेंगे, ठीक है। अभी पी रेशियो हम समझते हैं सबसे बढ़िया। तो पी रेशियो का मतलब ये होता है भाई प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग्स। अब यहां पर होता क्या है, प्राइस का मतलब बेसिक समझते हैं, करंट प्राइस, स्टॉक का प्राइस कितना है वो हमको पता चलेगा। अर्निंग्स मतलब कंपनी साल का कितना अर्निंग कर रही है वो हमको पता चलेगा। अब मान के चलते एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। कंपनी का प्राइस है भाई 100 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, 100 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस है, और कंपनी पैसा कमा रही है एक शेयर की वैल्यू पर, ठीक है, ईपीएस, ठीक है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं, पर मैं ब्रॉडर आपको ले जाता हूं, अर्निंग पर शेयर, प्राइस पर शेयर भी नहीं जाते, कंपनी की पूरी मार्केट कैप देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं आपको समझाता हूं, यहां पे ईपीएस लिख देते हैं, ईपीएस। देखो अब यहां पर 100 रुपए का किसी स्टॉक का प्राइस है, और ओवरऑल कंपनी 1000 करोड़ कमा रही है, और उसके स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं अपन, तो एक शेयर के ऊपर कंपनी 10 रुपया कमा रही है, ठीक है, मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो 10 रुपए का है। अब अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो पी रेशियो जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, पीई रेशियो, ये हो जाएगा कम, ठीक है। उसी तरह अगर कंपनी की प्राइस बढ़ेगी तो पी रेशियो बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो पी रेशियो कम होगा। मतलब पी रेशियो बेसिकली ये है कि पी रेशियो जितना कम उतनी कंपनी सस्ती, उतना कंपनी अंडर वैल्यूड। अब बेसिकली पी रेशियो भी काफी सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री हो गया, कंपनी किस तरीके से उसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी का मोट क्या है, कंपनी के पास में मोनोपोली है या फिर नहीं, ये हमको समझ में आता है। तो बेसिकली अगर कंपनी अपनी अर्निंग्स बढ़ा रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अर्निंग अगर कंपनी की बढ़ती है तो पी रेशियो कम होगा। अर्निंग बढ़ाना किसी कंपनी का मतलब कंपनी का ग्रो करना, वैल्यूएशन कम होना मतलब कंपनी अच्छे भाव पर मिलना। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि पी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, और ये भी वैरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे है, ठीक है। अब हर एक क्वार्टर में कंपनी अपने रिजल्ट पोस्ट करती है, जहां पर हमको बता दे कि भैया आज हमने इस वाले क्वार्टर में इतना इतना करोड़ का सेल किया, इसमें से इतना इतना करोड़ हमारा एक्सपेंस हो गया, इतना हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, फिर हमारा इनकम वगैरह, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब हो गया, हमारा एबिटा कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को बताई जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इनको फॉलो करें और अपना रैशनल डिसीजन ले स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो बेसिकली आप यहां पर सभी आपको क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएंगे। अब बेसिकली हम सिंपल से एक बेसिक टर्म लेते हैं, प्रॉफिट। ये लास्ट में जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना, यहां पर बोल्ड टेक्स्ट में, ये है भाई प्रॉफिट। अब तुम प्रॉफिट को ध्यान से देखो, कंपनी दिसंबर 2021 क्वार्टर में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पर ग्रोथ कितनी देखने को मिली है, 21,000, लगभग 22,000 करोड़ तक ये पहुंचे, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट ग्रो होते रहना चाहिए, जो कि हमको बताता है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब यहां पर एक और चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी कितने का सेल्स कर रही है, उसमें कितना एक्सपेंस आ रहा है, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो कितना है, वो हमको समझ में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। तो कंपनी ओपीएम कर रही थी 16% का, फिर 15, 17, 14, मतलब ओपीएम अगर कंपनी का बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर इंप्रूव हो रहा है ना, तो कंपनी फाइनेंशियली और भी स्ट्रांग होती है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी हमको ये भी चेक करते रहना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, कंपनी के अदर इनकम्स कितने हैं, इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, जो कि हमें डेट को एनालाइज करके पता चलता है। तो इन सारी चीजों को हमें इस तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। अब बेसिक मैं आपको आइडिया देता हूं, कंपनी, आपको नीचे आ जाना है और यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितनी है, 10 साल में 8% से कंपनी ग्रो हुई है, 5 साल में, पिछले 5 साल में 10% से, पिछले 3 साल में कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 24% से ये ग्रो हुई है,
ठीक है। अब इसी के साथ में हम यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो फिगर्स है ना, ये जितने ज्यादा उतना अच्छा होता है, मतलब प्रॉफिट जितना ज्यादा कंपनी का उतना बेहतर। अब हम ये तो नहीं समझ सकते ना कि हमने एक कंपनी को देख लिया तो ये बढ़िया है, हमको साथ में ये भी देखना पड़ता है कि इसके जो पीयर्स है, इसके कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो आप कोई भी स्टॉक जब सर्च करोगे ना तो यहां पर आपको जो है वो बाकी एनालिसिस देखने को मिलेगा, इसके सारे ही कंपटीटर्स का जो है यहां पर नाम आ जाएगा, इसका करंट मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलेगा, इनका पी रेशो। अब यहां पर जिसका पी रेशो सबसे कम है वो बेहतर है, यहां पर बीपीसीएल का पी रेशो कम है लेकिन बेहतर नहीं है, क्योंकि यहां पर हमको पी जी रेशो देखना पड़ता है, जो हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे। इसलिए आप मेरे को फॉलो करके रख लो, सॉरी सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। तो यहां पर मार्केट कैप भी देखने को मिल जाएगा। इन सारी चीजों का हमको एनालाइज करना है और जिस भी कंपनी का जो डेटा है, जिस भी कंपनी के फंडामेंटल्स है वो बेटर है, उसको हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद में हमको टेक्निकल एनालिसिस उसका करना है। अब यहां पर आपको जितनी भी चीजें मैंने समझाया ना, आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, पूछो। अगर नहीं समझा तो मैं डबल वीडियो बना के दूंगा। और पी रेशो का एडवांस क्लास हम लाएंगे, पी जी रेशो समझेंगे, उसमें इंडस्ट्री कैसे पी रेशो को इंपैक्ट करती है वो समझेंगे, पीयर कंपैरिजन पूरा करेंगे, ध्यान से करेंगे, और साथ में स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद में उसका प्राइस एक्शन कैसे एनालाइज करते हैं, चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पूरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, वीडियो को कहीं पे सेव कर लो और आराम से सारी चीजों को सीखो, क्योंकि जितना अच्छे से सीखोगे ना उतना अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। नहीं तो भाई लोग तुमको पागल बनाने के लिए बैठा ही है कोर्स बेच के, ठीक है। तो बाकी अलविदा लेता हूं इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करके रख लो। और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज भी है जिसपे 2,25,000 के करीब हमारे फॉलोअर्स है, तो वहां पर फॉलो करना। रील और स्टोरी के माध्यम से आपको क्विक अपडेट वहां पर मिल जाती है।